नाजी साहब, हमने जो आप पे रिसर्च की है, इस तरह लगता है कि आपने मीडिया को इग्नोर करते रहे और पब्लिक से भी आप दूर थोड़े हो गए हैं जब से आप लेजिस्लेटिव असेंबली में गए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मुझे एक मौका दिया पब्लिक से बात करने की। मेरे ख्याल में आप इसको यकीनन पब्लिक के बीच लेके आएंगे। शुक्रिया के बाद मैं यही कहूँगा कि मैंने मीडिया को छोड़ा नहीं है, बल्कि मीडिया ने शायद मुझे छोड़ा है। जब मैं मेंबर भी नहीं था तो मुख्तलिफ चैनल्स मुझे बुलाते थे, अच्छा मुझसे इंटरव्यूज लेते थे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता था। मेंबर बनने के बाद न जाने कौन सी ऐसी कुव्वत है, मैंने खुद ट्राई भी किया तो मुझे किसी ने नहीं बुलाया। सच्ची बात ये है। और उसी तनाजुर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज्यादा एक नंबर नहीं है। मुझे इससे पूरा अंदाजा हुआ है कि मीडिया भी मखसूस खतूत पर काम करता है और मखसूस जो है वो ऑर्डर्स के अंडर में है, मुझे जहां तक मैं समझ सका हूं। और फिर जहां तक हमारे अखबारात का सवाल है, चूंकि दुनिया का कोई भी अदारा या कोई भी चीज ऐसा कि जो उसमें हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसमें कमर्शियल मामलात हो, वो फिर कभी नहीं हुआ करते। तो यही वजह है कि हमारे अखबारात में भी चीजों को जो है इस तरह तो मरोड़ के या अपने पर्सपेक्टिव में बताते हैं कि हमें बड़ी परेशानी होती है। तो मीडिया आज़ाद नहीं है आपका? एक आजाद तो कह सकते हैं, इतना आजाद है, इतना आजाद है कि वो बहुत ज्यादा आजाद है अपने हिसाब से। ठीक है। फेयर और आजाद में फर्क होता है, मीडिया फेयर नहीं है। ठीक है। अच्छा नाजी साहब, हमने जो अपनी थोड़ी रिसर्च तो की है बीएनएफ के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, आपके जो आप बलावरिस्तान के लोग कहते हैं, तो टॉप थ्री या टॉप 5 आपकी आइडियोलॉजी में क्या चीजें हैं जो आप समझते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए? जी, मैं बीएनएफ के बारे में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा। ये कि सबसे पहले तो इस मामले में हमें बालावरिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान का थोड़ा सा हिस्ट्री टच देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर जो मौजूदा जो सिचुएशन है उसको देखना पड़ेगा। फिर हमने ये स्ट्रगल इस्टेब्लिश की तो क्यों की, उसकी फ्यूचर के प्लान के लिए। तो उसमें यह है कि मुख्तसर हिस्ट्री ये है कि कराकोरम, हिंदुकुश और हिमालय के संगम में शिना, बल्ती, ब्रिटिश की ख्वार, वक्की और दूसरी ज़बानें बोलने वाले लोग जो लद्दाख से चित्राल तक और कोहिस्तान से गुजाल तक आबाद है, ये बुनियादी तौर पर एक कौम कहलाते हैं हिस्ट्री से आज तक। फिर कौम की तारीख में भी वक्त के गुजरने के साथ उसमें तब्दीलियां आई। सबसे पहले कौम जो है एक दादे की औलाद को कहा गया, फिर एक ज़बान बोलने वालों को कहा गया। अब जदीद जो कौम की तारीफ है, मेरे ख्याल अमेरिकन असर में शायद ये बात हुई हो कि ऐसे लोग जो किसी मखसूस जोग्राफियाई खिते के अंदर रहते हैं और उनके मफादात मुश्तरक है, दे आर कॉल्ड ए नेशन। तो उस हिसाब से गिलगित को मरकज मानकर इर्द गिर्द के जितनी भी छोटी बड़ी ज़बानें बोलने वाले लोग और मुख्तलिफ रेसेस के लोग जो आबाद है, उनके मफादात एक है, तो वो एक कौम है और माजी में भी ये एक कौम है। अब हिस्ट्री में आप जाएंगे तो मैं मुख्तसर बताऊंगा, क्योंकि इतनी टाइम नहीं है कि मैं सारी बातें एलोबरेट करके मैं आपको बता सकूं। दस्तयाब हिस्ट्री के अंदर गिलगित को मरकज मानकर जो स्टेट कायम थी उसका नाम बुरशाल था। तिब्बत की डिक्शनरी में आप देखेंगे तो ब्रुजा ब्रुशा इज अ कंट्री इन बिटवीन तिब्बत एंड पर्शिया। यहाँ तिब्बत मीन्स नट लिहासा बट बल्तिस्तान एंड पर्शिया मीन्स बदख्शान नट ईरान। ओके, इन बिटवीन बदख्शान एंड बल्तिस्तान देयर वाज अ स्टेट which was called बुरुशाल, और बुरुशाल के अंदर बुरुशस की ज़बान बोली जाती थी। और उसके ज़माने में बुरुशाल का हेडक्वार्टर, आज अगर हम बुरुशाल कहेंगे तो जहन हुंजा नगर या यासीन की तरफ जाता है। हुंजा नगर और यासीन जो है वो बुरुशाल के मज़ाफ़ात थे। एक्चुअल बुरुशाल एग्जिस्ट करता था गिलगित में और गिलगित उसका कैपिटल होता था, और उस जमाने में गिलगित का नाम सरगन था। बुरुशस की ज़बान में सरगन का मतलब लेक वे, इसी तरह बरेगन नाले का रास्ता, वो बारगो बन गया। फिर इसी तरह बरे मोस, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको किसी और मौके पर बताऊंगा कि एक्चुअल बुरुशाल क्या है। बुरुशाल के बाद जब इंडोरियंस इसके अंदर दाखिल हुए तो साउदर्न बुरुशाल और इंडस वैली जो है मिल मिला के ये दर्दिस्तान कहलाने लगा। फिर दर्दिस्तान नाम जुड़ गया गिलगित के साथ।
پھر بعد میں جو ہے اس وقت بروشال کے زمانے میں ہمارے آبا و اجداد کی مذہب جو تھی وہ زرتش تھی. ہم بنیادی طور پر ایرینین سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں بروشال کے لوگ جو ہے. پھر اسی طرح بعد میں دردک جو سسٹم آیا تو اس میں انڈین انفلوئنس ہوا اور ہندو مت لوگوں کی مذہب بن گئی. پھر اس کے بعد درستان کے بعد جو ہے لداخ بلتستان میں تبت کے اثرات ہوئے اور وہاں بلور اسٹیٹ وجود میں آیا. پھر بلور نے چترال تک ایگزسٹ کیا تو یہ علاقہ پھر بلورستان کہلایا. اس وقت جو ہے وہ بدھسٹ مذہب یہاں پر آیا. پھر 8ویں صدی عیسوی میں بلور ٹوٹ گیا. پھر چھوٹی چھوٹی پیٹی سٹیٹس بن گئی. ہمارا علاقہ جو ہے تتر پتر وہ تقسیم ہوا, ڈیوائڈ ہوا, اس میں ڈائیورسٹی آ گئی اور اس وقت اسلام بھی آیا ان علاقوں کے اندر. اور پھر ان علاقوں میں کبھی بدخشان کا, کبھی تبت کا, کبھی کشمیر کا قبضے ہوئے. ہمارے لوگوں نے ان کو روکا اور آخر میں لیٹسٹ قبضہ جو ہمارا ہوا, چونکہ یہ بڑا ہسٹری تو بڑی چیز ہے لیکن میں مختصر بتاؤں گا, لیٹسٹ قبضہ جو ہمارا ہوا وہ جموں اینڈ کشمیر کا ہوا. اس وقت بھی ایک الائی فورسز تھے نیٹو کی طرح, اور اس الائی فورس کو جو ہے وہ ہیڈ کرتا تھا جناب والی برٹن, اور اس کے نیچے سکھ بھی تھے, ہندوستان کے عام آرمی بھی تھی ان کی, اچھا ڈوگرے بھی تھے. مل ملا کے 1842 میں گلگت فتح کیا ان لوگوں نے, اور پھر 1891 میں 63 میں یاسین تک گئے, مڈوری تک, 91 میں ہنزر نگر ان کے قبضے میں گیا, اور اسی طرح یہ علاقہ جموں کشمیر کا حصہ بنا. پھر جموں کشمیر کا مسئلہ جب یونائٹڈ نیشن کے اندر گیا تو یہ علاقہ ایٹومیٹیکلی یہ جو ہے, اس سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پھر پاکستان وجود میں آیا. جب پاکستان وجود میں آیا تو گلگت میں جو ہے پاکستان کے حق میں جموں کشمیر کے خلاف کو ہوا, اور اس کو میں جو ہے یہ علاقہ پاکستان کے زیر انتظام آیا. پھر یہ مسئلہ چونکہ یونائٹڈ نیشن میں گیا تو وہاں پر یہ کشمیر کے ساتھ متنازع ٹھہرا. اسی طرح نہ ہم کشمیری رہے نہ پاکستانی بن سکے, ہم ٹیکنیکلی اسٹیٹ لیس پیپل ہو گئے. یہ ٹیکنیکلی آپ نوٹ کر لیں کہ وی آر اسٹیٹ لیس پیپل بیکاز وی ہیو لوز اور کشمیر اسٹیٹ بائی اے کو, اینڈ وی ول ناٹ ایکسپٹڈ بائی دا پاکستان کانسٹیٹیوشنلی. نو وی آر ٹیکنیکلی اسٹیٹ لیس پیپل. ایک ایسی سچویشن کے اندر پھر ہم نے سوچا جناب عالی کہ ہم اپنے لیے ایک قومی شناخت کے لیے کام کریں. تو 80s میں 85-86 میں میں نے ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ ڈیولپ کی. چونکہ بروشال بھی اب جزوی نام ہے, دردستان بھی جزوی نام ہے, بلور بھی جزوی نام ہے, کراکرم, ہندوکش, ہمالیہ, یہ ساری چیزیں, خوارگوم, برش, یہ ساری چیزیں جو ہے جزوی نام ہے. میں نے بالاورستان, خطے بالاور بالاورستان کے نام سے یہ تجویز رکھی اور اس کو میں نے سامنے رکھنے کی کوشش کی اپنی قوم کے سامنے. میں نے بڑی کوشش کی, ہمارے ساتھ لوگ نہیں آئے. 88 میں نے بڑی کوشش کی, میں نے ایک چھوٹا سا بک لکھ کے سب کے ساتھ ملاقاتیں کی. پھر 89 میں جب سال کے آخر میں 28 دسمبر میں نے اکیلے جو ہے بالاورستان کے آئیڈیالوجی کا اعلان کیا, جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 3 صوبوں پر مشتمل, بروشال, بلتستان اور دردستان. بروشال میں ہنزر نگر, گیزر کے 4 علاقے اور گلگت شامل تھے, اور پھر بلتستان اور پھر استور دیامر کو ملا کے دردستان. 3 صوبوں پر مشتمل ایک علیحدہ ریاست جو کہ ہماری قسمت ہو سکتی ہے. میں نے اس کا اعلان کیا تھا 28 دسمبر 1989 کو. ٹھیک ہے, اس وقت میں اکیلا تھا, alone, I was alone. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے چیزوں کو بنایا, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے کہا آئیڈیالوجی, اس میں تو بی این ایف کے آئیڈیالوجی میں تو بہت باتیں ہوں گی, آگے بھی چلیں گے. بنیادی جو 3 باتیں کی, اس میں بنیادی چیز, we want to establish Balawar nation first of all because it is Balawaristan national front. Okay, liberation, that is the secondary thing. ٹھیک ہے نا. قوم کیوں ضروری ہے؟ قوم اس لیے ضروری ہے کہ جب قوم بنے گی تو قوم اپنے فیوچر کا فیصلہ خود کرتی ہے. سٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک طاقتور آدمی, اب فضل اللہ جو ہے شمالی وزیرستان کو سٹیٹ بنا کے بیٹھا ہے تو وہ سٹیٹ ہے, کل اس کو ایبولش کیا جائے گا تو ختم ہو جائے گا کسی کے ذریعے سے. تو سٹیٹ اہمیت کے حامل نہیں ہے, قوم اہمیت کے حامل ہے. وہ اس لیے کہ جاپان نے جب ایسٹرن چائنا پر قبضہ کیا تو کبھی بھی وہ علاقے ویسٹرن جاپان نہیں بنے, وہ ایسٹرن چائنا ہی رہے. جب ہندوستان پر برٹش نے قبضہ کیا تو کبھی بھی ہندوستان جو ہے وہ ایسٹرن برٹن نہیں بنا, وہ ہندوستان ہی رہا. ٹھیک ہے نا. تو قوم مضبوط چیز ہوتی ہے, یہ سالہ سال کی سویلائزیشن سے بنتے ہیں. تو اس لیے فرسٹ ہماری شناخت ہونی چاہیے, چونکہ یہ جو ہماری آئیڈینٹی ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. تو اسی لیے ہم نے نام پر زور دیا. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے آپ کام کی بات کریے, ناموں کی کیا, بالاورستان قبرستان کس قسم کی باتیں کرتے ہو. تو ہم کہتے تھے کہ نام کے ساتھ کام جڑا ہوا ہے. اور پھر ہمیں خوشی کی بات ہے کہ باچا خان, گریٹ باچا خان
ने 1924 में पख्तून की बात की थी तो कहीं जाकर पख्तूनख्वा बना। हमने 10-15 साल के अंदर अंदर अगर बालावरिस्तान नाम ना दिला सके तो कम से कम शुमाली इलाका जात को हमने जिससे जान छुड़वा दी और गिलगित बल्तिस्तान बना। हमें खुशी है कि चीजें आगे बढ़ रही है। फिर आपने पूछा टॉप प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी में अब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान इज अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू UNCIP रेजोल्यूशंस। स्टिल गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनली। ये इसकी पोजीशन है, ठीक है ना। नो ना हम कश्मीरी है ना हम पाकिस्तानी है, प्रैक्टिकली तो नहीं है, ठीक है ना। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब यूनाइटेड नेशन के अंडर में या एक ग्रेट सेटलमेंट जो बायलैटरल कोई मसला पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सेटल होगा तो उस वक्त हमें कश्मीर के साथ जो है गिना जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा हमें, ठीक है ना। और ये भी एक खतरा है कि रुकबे के लिहाज से और इंपॉर्टेंस के लिहाज से इतना अहम इलाका और आबादी के लिहाज से एक छोटा सा इलाका, हमसे जम्मू के हिंदू भी ज्यादा है, वैली के मुसलमान तो छोड़ दे, ठीक है ना, आजाद कश्मीर वाले भी ज्यादा है। तो नॉन इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो इंपॉर्टेंट एरियाज का फैसला अददी जो है वो बर्तरी की बुनियाद पर करेंगे तो ये अफसोस का मकाम नहीं होगा। जबकि हमारा उनके साथ बड़े तजादात है लिंग्विस्टिकली, सोशली, ज्योग्राफिकली, कल्चरली। तो लिहाजा हमने कहा जनाब अली कि वी आर द फोर्थ पार्टी ऑफ Kashmir issue because two parties are Pakistan and India. The third party is Kashmiris, and we are not as such Kashmiris, but we are included in Kashmiris. Technically, therefore we should be declared as a fourth party in the issue. और हो सकता है हम अगर हिंदुस्तान में जाना है तो हम बात करेंगे ना, पाकिस्तान को सूबा बनाना है तो हम डायरेक्ट करेंगे ना, हम कश्मीर के साथ बैठना चाहते हैं तो हम करेंगे, या इंडिपेंडेंट होकर अपनी एक शनाख्त लेना चाहते हैं तो हमसे पूछा जाए, किसी और के जरिए हमारा फैसला क्यों किया जाए। ये तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए द टॉप प्रायोरिटी किसी भी नेशन का एक सेपरेट और आजाद खुद मुख्तार अपनी सॉवरेन स्टेट होती है, ठीक है। BNF का भी टॉप प्रायोरिटी यही है। अगर 2 मिनट के लिए नहीं होता है, 2 मिनट के लिए ये नहीं होता है तो फिर खुदकुशी तो हमने नहीं करनी है, ठीक है। फिर दूसरा ये कि हम एक इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए भी तैयार है, बशर्ते कि कश्मीर हिंदुस्तान या पाकिस्तान का हिस्सा न हो, ठीक है। हम इस बुनियाद पर हम कश्मीरियों के साथ बैठने के लिए तैयार है। फिर ये भी नहीं होता इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ही वोटिंग होती है तो फिर हमारी कौम का ज्यादातर लोग जो है पाकिस्तान के हामी और उनको वोट देते 5वें सूबे के लिए, वैसे भी स्ट्रगल करते हैं। तो हम शराइत के साथ पाकिस्तान के साथ हम बैठ सकते हैं, इस तरह नहीं। अब बलूच हमसे बड़ा तकड़ा, वो बलूच सूबा यहाँ हजम नहीं हो पा रहा है, वो पख्तून यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो सिंधी यहाँ रो रहा है, तो ये बेचारे गिलगित बल्ती देखे और इसका सूबा बनाना देखे इस्लामाबाद के अंदर, ये प्रॉब्लम तो होगा ना। इसलिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से टिल डिसीजन ऑन कश्मीर भी एक वो रखा है, हमने तरीका ये रखा है कि गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर के बराबर स्टेटस दिया जाए, आजाद कश्मीर के बराबर। 2 ऑटोनोमस स्टेट्स और एक सॉवरेन स्टेट, तीनों के दरमियान एक यूनियन बने, पाक यूनियन, पाकिस्तान एंड कश्मीर यूनियन, ठीक है। तो इसी तरह हम टिल ऑन डिसीजन कश्मीर जो है, टिल डिसीजन ऑन कश्मीर जो है, हम इसी तरह सेटलमेंट चाहते हैं विद द डिसीजन ऑन कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, न मेरे हाथ में है, न ये पाकिस्तान के हाथ में है, न ये हिंदुस्तान के हाथ में है, और न ही ये कश्मीरी हमारा फैसला करेंगे। ये हमारा नुक्ते नजर है।